मेरा नाम सोनम है। आजकल मेरी माँ मेरी शादी को लेकर बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि मेरी उम्र ज़्यादा हो गई थी। पिताजी की मृत्यु के बाद मैं घर की बड़ी बेटी थी, तो मेरे ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई थी। उस वक्त मैं ज़्यादा पढ़ लिख भी ना पाई थी, और अचानक 2 बहन, एक भाई और एक माँ की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। मैं पढ़ाई लिखाई में जितनी कमज़ोर थी, नाचने गाने का उतना ही ज़्यादा शौक था। ज़रूरत के उस टाइम में मैंने इस डांस को ही अपनी रोज़ी रोटी कमाने का ज़रिया बनाया। मैं देखने में बहुत सुंदर थी, इसलिए मुझे सबसे पहले जागरण मंडली में नाचने का काम मिल गया। वहाँ से हमारी गुजर बसर चलने लगी थी। मैं रात को प्रोग्राम में जाया करती थी, क्योंकि जागरण तो रात को ही होते हैं। तो लोगों ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू किया, मेरे चरित्र पर सवाल उठाए, तरह तरह के लांछन मुझ पर लगाए। पर मैंने कभी किसी पर ध्यान नहीं दिया, और अपने भाई बहनों को पढ़ाने और उन्हें काबिल बनाने के लिए मैं हर शो में परफॉर्म करने लगी। मैं सुंदर थी, इसीलिए काम की कभी कमी नहीं हुई। धीरे धीरे मेरी बहन और भाई दोनों की पढ़ाई पूरी हो गई। अब वो दोनों ही बहुत अच्छी जगह नौकरी कर रहे थे। फिर जब मुझे लगा कि अब ये दोनों सेटल हो गए, तो उनकी शादी करवा दी थी। सब सही ही चल रहा था, पर चीज़ें अचानक बदलने लगी थीं। मेरे दोनों भाई बहन अच्छी कंपनियों के लिए काम करते थे, तो मुझे महसूस हुआ कि वो मुझे अपने दोस्तों से मिलवाने में कतराने लगे थे। जिन शो को करके मैंने उन्हें इस काबिल बनाया, अब उस कमाई से उन्हें ऐतराज़ होने लगा था। एक लाइन में बोलूँ तो, जो मैं काम कर रही थी अब उनके लिए बहुत छोटा हो गया था। पर मुझे समझ नहीं आ रहा था, जिस काम की कमाई से अब तक हमारा घर चला, उनकी फीस गई, उनके हर शौक पूरे हुए, और आज तक जिस बहन के गुण गाते हुए वो कभी ना थके, वो बहन अचानक उनके लिए मुसीबत कैसे बन गई और काम छोटा कैसे हो गया। अगर मैं ये काम ना करती तो शायद वो किसी झोपड़ी में गरीबी के दिन काट रहे होते। खैर, माँ ने मुझे समझाया कि अब बस बहुत हुआ, तू ये सब छोड़ और अब अपने बारे में सोच, कोई अच्छा सा लड़का देख और शादी कर ले। मैं मान गई थी, पर मुझे ये भी पता था कि अच्छा लड़का मिलना इतना आसान नहीं था। एक तो मेरी उम्र ज़्यादा, ऊपर से मेरा काम, जिस काम को मेरे भाई बहन ने छोटा कहा, उसे कोई और आकर कैसे स्वीकार कर सकता था। उस दिन के बाद मेरे लिए कई रिश्ते आए, पर कहीं से कोई जवाब ना आया। मैं मान चुकी थी कि अब जिंदगी अकेले ही कटेगी, अब मेरी शादी नहीं हो सकती। पर मेरी माँ बहुत परेशान थीं। उन्हें पड़ोसी तरह तरह की बात करते और मेरी माँ को भड़काते कि आप अपनी लड़की की शादी के लिए विदुर लड़का देखिए, तो शायद बात बन जाए, क्योंकि को फ्रेश लड़का तो आपकी बेटी के साथ शादी करेगा नहीं, और ज़्यादा इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं है। जो मिल जाए उसी से कर दीजिए, वरना सारी उम्र लड़की घर ही बैठी रहेगी। मेरी माँ मुझे लेकर परेशान रहने लगीं। वो इतना परेशान हो गईं कि बीमार रहने लगीं। फिर मेरे लिए एक रिश्ता आया। माँ ने तो फोटो देखते ही लड़के को पसंद कर लिया था, पर लड़का पहले से शादीशुदा था। उसकी पहली बीवी उसकी बच्ची के जन्मदिन के वक्त चल बसी थी। उसकी 2 बेटी और एक बेटा था, और घर में एक विधवा भाभी भी थी। वो सभी साथ ही रहते थे, लेकिन मेरी माँ ने जिद पकड़ ली कि उन्हें तू पसंद और तुझे यहीं शादी करनी है। मैं क्या करती, मैंने हार मान ली। पर मेरी माँ मुझे कुछ उदास सी लग रही थीं, जबकि लड़का उनकी ही पसंद का था। फिर क्या तकलीफ थी उन्हें, मैंने कई बार पूछा भी, पर उन्होंने कुछ नहीं बताया। मेरी शादी हो गई। बस मेरी विदाई के बाद मेरी माँ ने कहा, सोनम, आज के बाद जो तेरा पति तुझसे जो कहे वही करना, और मायके का मोह बिल्कुल छोड़ देना। हम यहाँ बिल्कुल ठीक रहेंगे, तू बिल्कुल चिंता मत करना। सही टाइम आने पर सब ठीक हो जाएगा। उस वक्त वो बात मुझे अजीब ज़रूर लगी, पर मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस टाइम ना तो मेरी माँ और ना ही मुझे इस बात का एहसास था कि मेरे साथ होने क्या वाला है। खैर, उसके बाद मैं विदा होकर ससुराला गई। घर में आते ही मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। इनकी 2 नहीं 3 बेटियां थीं। मेरे पूछने पर इनकी भाभी ने बताया कि दरअसल तुम्हारे पति की जिससे पहले शादी हुई थी, उसकी पहले से एक बेटी थी, इसलिए तुम्हारे पति की 3 बेटियां हैं। मुझे उस घर में जाते ही लगा था कि कुछ तो गड़बड़ यहाँ चल रही है, पर मैं मेरे पति का सोचकर चुप हो जाती। मुझे एक बात और अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। इनकी 3 बेटियां और भाभी सभी देखने में एक जैसी ही लगती थीं। ये बात जब मैंने इनसे पूछी तो ये हंसने लगे और बोले, तुम भी बहुत तेज हो, आखिर तुमने ये बात पकड़ ही ली। वो क्या है ना कि मेरी शादी बहुत छोटी उम्र में ही हो गई थी, तो बच्चे भी जल्दी ही हो गए। ऊपर से मैं अपना बहुत ध्यान रखता हूँ, जिम जाता हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही फिट लगता हूँ। खैर छोड़ो तुम, और यहाँ आओ, आज बहुत इम्पोर्टेंट रात है। ये सब बकवास बातें तो होती ही रहेंगी। इन्होंने मुझे पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। मैं बस शर्मा कर रह गई।
वो रात मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात बन गई थी। उसके बाद मेरे पति ने मुझे अपने हाथों से 1 कप चाय बनाकर दी और बोले, ये लो पी लो, तुम्हें बहुत थकान जो हो रही होगी। मैं शर्म से पानी पानी हो गई और चुपचाप आंखें नीची करके चाय पीने लगी। चाय पीते पीते ही मेरी आंखें भारी होने लगीं और मेरी आंख कब लग गई पता ही नहीं चला। जब सुबह मेरी आंख खुली तो सुबह के 10 बज चुके थे। इनकी भाभी और बेटियां अभी भी सोई हुई थीं। मैं नहा धोकर बाहर निकली तो देखा किचन में कोई काम कर रही थी। उसे देखकर मैं प्रश्नवाचक नज़रों से देखने लगी। वो खुद ही बोली, तुम यहाँ नई हो, शायद पहली बार आई हो। मैंने कहा, जी, नई बहू पहली बार ही अपने ससुराल आती है। वो लड़की मेरे मुंह से ये बात सुनकर हंसने लगी और बोली, घर की बहू, अरे तुम। वो आगे कुछ कह पाती कि पीछे से मेरे पति आ गए। वो बोले, अरे चंदा, तुम क्या यहाँ बातों में लगी हो? देखो भाभी उठ गई हैं, उन्हें कुछ चाहिए, देखो ज़रा क्या चाहिए। वो लड़की हंसते हुए चली गई। उसका इस तरह से हंसना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं रोने लगी। तब मेरे पति ने मुझे समझाया कि तुम बिना मतलब परेशान हो। उसका नाम चंदा है। वो हमारे घर काम करने आती है। उसका मानसिक संतुलन कुछ ठीक नहीं है, तो वो सबसे ऐसे ही बात करती है और वो मुझे प्यार करने लगे। तभी उनका फ़ोन बजा। उधर से मेरी माँ की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मैं तो तड़प कर बोली, मेरी भी बात करवाइए मेरी माँ से। मेरे मुंह से ऐसी बात सुनकर मेरे पति को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मुझे अपने आप से अलग करके बेड पर पटक दिया और मेरी माँ पर चिंखते हुए बोले, आपको मैंने कितनी बार मना किया है कि यहाँ बार बार फ़ोन मत कीजिए। ये बात मैंने शादी करने से पहले ही बता दी थी कि हमारे यहाँ नई बहू 1 साल तक ना तो अपने मायके जाती हैं ना उनसे बात करती हैं, और अपने भी मेरी इस बात को माना था, तभी ये शादी हो पाई थी। क्या आप चाहती हैं कि मैं आपकी बेटी को तलाक देकर आपके घर भेज दूं? मेरी माँ रो पड़ी और बोली, नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए दामाद जी, मुझसे गलती हो गई है, अब नहीं करूंगी। फ़ोन काटने के बाद मेरे पति मेरे पास आए और बोले, तुम रोना बंद करो पहले और समझने की कोशिश करो। मैं पति हूँ तुम्हारा, प्यार करता हूँ तुमसे। जब सही समय आएगा मिलवा दूंगा तुम्हें तुम्हारी माँ से। और एक बार फिर वो सामान्य बातें करने लगा। मैं समझ ही नहीं पा रही थी, आखिर ये आदमी है कौन? कभी इतना प्यार करता है, कभी एकदम से हैवान बन जाता है। अच्छा चलो, अब रोना बंद करो, हम कहीं बाहर घूम कर आते हैं। मैं खुश हो गई और तैयार होने अंदर जाने लगी। तभी मेरी नज़र भाभी के कमरे के अंदर एक अनजान आदमी को देखा। वो भाभी को कुछ पैसे दे रहा था। उसी के पास मेरे पति का बेटा भी खड़ा था। वो उससे कुछ लड़ाई जैसे कर रहा था कि ये बहुत कम है, उसे और पैसे चाहिए। मैं उस तरफ चलने ही वाली थी कि फिर से मेरे पति आकर बोले, अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, चलो जाओ, जल्दी तैयार हो जाओ। मैं इतनी खुश थी कि आगे कुछ सोच ना पाई और जल्दी से तैयार हो गई। मेरे पति बोले कि बाहर जाने से पहले कुछ खा लो। मैंने कहा, नहीं, हम बाहर ही खाएंगे। तो उन्होंने ज़बरदस्ती एक जूस का गिलास मेरे हाथ में थमा दिया और बोले, खाना नहीं है तो पी लो, ऐसे खाली पेट बाहर जाना ठीक नहीं है। मैंने एक ही सांस में वो सारा जूस पीकर ख़त्म कर दिया। फिर मेरे पति बोले, अच्छा, अंदर से मेरा पर्स उठाकर लाओ, ज़रा मैं बेड पर भूल गया हूँ। मैं अंदर पर्स लेने चली तो गई, पर वापस आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरा सर गोल गोल घूमने लगा था और मैं बेड पर लेट गई और गहरी नींद में सो गई। जब आँख खुली तो रात के 10 बज रहे थे और मेरे शरीर में इतना दर्द था कि जैसे मुझे किसी ने अच्छे से पीटा हो। मेरी जैसे ही आंखें खुलीं तो मेरे आस पास मेरे पति की तीनों बेटियां और भाभी भी थे। वो लोग मुझसे ज़्यादा बातें नहीं करते थे, पर आज कुछ ज़्यादा ही अच्छे से बात कर रही थीं। उनमें से एक बोली, मम्मी, आप बहुत कमज़ोर हो गई हो, चलो बैठो खाना खाओ। मेरे मना करने के बावजूद उन्होंने मुझे खाना खिलाया और मेरी छोटी बेटी, जो अभी रिश्ते में लगने लगी थी, कॉफ़ी बनाकर ले आई। मैं कॉफ़ी नहीं पीना चाहती थी, पर वो बोली, अगर मैं आपकी सगी बेटी होती, आप तब भी मना करती। तो मैंने उसके हाथ से कॉफ़ी लेकर पी ली, पर मेरा सर फिर भारी जोन लगा और मैं फिर सो गई। अब सौदे मेरी आंख अगले दिन 10 बजे खुली। फिर से घर में वही सब हो रहा था। चंदा किचन में थी। रोज की तरह कोई आदमी या कहे कई आदमी मेरे पति के बेटे को पैसे देकर निकले। वो उन्हें गिनने में लगा हुआ था। घर की बाकी औरत आराम करने में लगी हुई थीं। अब मेरा माथा अब बुरी तरह ठनका। मुझे यकीन हो गया कि हो ना हो, इस घर में कुछ तो गड़बड़ चल रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कोई आस-पास दिखा, नहीं तो मैंने ही दरवाज़ा खोला, तो सामने एक औरत कुछ कपड़े हाथ में लिए खड़ी थी। वो बोली, तुम नई आई हो क्या? मैं खींच कर बोली, आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? जिसको देखो मुझे नई बोलता है।
आपको पता नहीं कि जब शादी होती है तो बहू नई ही होती है। वो औरत चौंकते हुए बोली। बहू किसकी बहू? कोठे पर कब से बहुएं आने लगीं। उनकी बात सुनकर मेरा माथा फटने लगा। मैं बोली, ये आप क्या कह रही हो? ये हमारा घर है। कोठा नहीं। तो वो औरत बोली, तुम बहुत भोली हो। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? ये जिस आदमी के साथ तुम आई थीं वो बहुत बड़ा दल्ला है। वो हर महीने किसी न किसी को लेकर आता ही रहता है और इस घर की सारी औरतें ये काम करती हैं। मैंने एक बार फिर से कहा, आप ये क्या कह रही हो? कोई अपनी भाभी और बेटियों से ऐसा काम क्यों करवाएगा? वो औरत हंसी और बोली, क्या खूब फंसाया है इन सब ने तुम्हें मिलकर। ये कोई माँ बेटी या भाभी नहीं है। ये एक पूरा गैंग है जो फर्जी परिवार बनकर तुम जैसी औरतों को फंसाते हैं और ये सारे गलत काम करवाते हैं। मेरी मानो तो देखो, तुम इतने दिन से इस घर में हो जो तुम्हारे साथ होना होगा, हो चुका होगा। पर इस नर्क में से तुम अभी भी निकल सकती हो। तुम भाग जाओ यहाँ से और दरवाज़ा बंद करो। अगर किसी ने तुम्हें मुझसे बात करते देख लिया तो तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। अगर कोई मदद चाहिए तो किसी तरह छत पर आ जाना, सामने मेरा ही मकान है। कहकर वो चली गई। मैं अभी अंदर आई ही थी कि इनकी बड़ी बेटी के सिसकने की आवाज़ आई। मैंने थोड़ा खिड़की खोलने की कोशिश की तो वो खुल गई। मैंने देखा अंदर ये 6 लोग थे और मेरे पति सबको डांट रहे थे कि तुम लोग सोनम को इतनी डोज क्यों दे रहे हो? बस रात के वक्त दो, इसी से हमारा काम हो जाएगा। और वैसे भी 1-2 दिन में उसका अच्छा दाम मिल ही जाएगा। हर बात की तरह फिर करना अपनी मनमानी। और हाँ, सब अच्छे से कान खोलकर सुन लो, उससे पहले उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अब तो मेरा दम ही सूख गया। मैं जल्दी से अपने कमरे में जाकर फिर से बेहोश होने का नाटक करने लगी। मेरे पति आए, मुझे हिलाया डुलाया, पर मैं ऐसे ही पड़ी रही। फिर वो सबको डांटते हुए बोले, क्या इरादा है तुम लोगों का, ये मर जाए? तुम्हें पता भी है ये कितनी कीमती है। अगर इसे कुछ हुआ तो खामखा लेने के देने पड़ जाएंगे। और हाँ, आज इसे कोई डोज नहीं देनी, और जैसे ही इसे होश आए बताओ मुझे। कहकर वो और दूसरा लड़का, जिसे वो अपना बेटा बताते थे, बाहर निकल गए। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और बाहर देखा। ये पूरी टोली आंगन में बैठी कुछ प्लानिंग कर रही थी। नज़र बचाकर मैं छत पर गई और उन आंटी से उनका फ़ोन मांगा। मैंने अपनी माँ को सारी बात बताई और फिर पुलिस स्टेशन बात की, उन्हें कुछ समझाया और चुपचाप नीचे आकर लेट गई। फिर मैंने होश में आने का नाटक किया। रोज़ की तरह छोटी बेटी ने मुझे पानी दिया। मैंने वो पी लिया, क्योंकि मैं जानती थी कि शाम तक ये मुझे कुछ नहीं देंगे जिससे मैं फिर से बेहोश हो जाऊं। फिर थोड़ा खाना कहाँ कर मैंने तबीयत खराब होने का बहाना किया और आराम करने लगी। जैसे जैसे शाम होने लगी मुझे डर भी लगने लगा था, पर मैंने सोच लिया था कि मैं इन दरिंदों को ऐसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। आखिर शाम हुई। मेरे पति रोज़ की तरह मुस्कुराते हुए मेरे कमरे में आए। मैंने भी खुश होने का नाटक खूब अच्छे से किया। फिर वो बोले, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाकर लाता हूँ। थोड़ी ही देर में वो 2 कप कॉफ़ी लेकर मेरे पास आए। मैं कॉफ़ी पीने का नाटक करने लगी और नज़र बचते ही वो कॉफ़ी मैंने पहले से तैयार रखे बर्तन में उड़ेल दी। थोड़ी देर बाद मैं रोज़ की तरह बेड पर लेट गई और बेहोश होने का नाटक करने लगी। मुझे एहसास हुआ कि कमरे में कोई अजनबी आया। उसके परफ्यूम की खुशबू बता रही थी कि वो कोई अजनबी ही था। मैंने अपने तकिए के नीचे से फ़ोन निकाला और बाहर खड़ी पुलिस को अंदर आने के लिए मैसेज किया। वो आदमी बोला, ये तुम क्या कर रही हो? तो मैंने बड़ी चालाकी से कहा, फ़ोन स्विच ऑन ऑफ कर रही हूँ ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। मेरे इतना कहने के 5 मिनट के अंदर अंदर पुलिस अंदर आई और सबको रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की थोड़ी स्खेंती दिखाते ही मेरे पति ने बताया कि ये हम लोगों का धंधा है। हम ऐसी लड़कियों को तलाशते हैं जिनकी उम्र ज़्यादा हो, जिनकी शादी ना हो रही हो या किसी की फैमिली ना हो। ऐसी लड़कियों को कोई ज़्यादा देखने नहीं आता। 1-2 बार तलाक की धमकी दो, फिर तो कोई फ़ोन भी नहीं करता। पुलिस ने मेरे पति के बयान लिखकर उसे जेल भेज दिया। मेरी माँ मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर मैंने मना किया। मैं फिर से अपने भाई बहन की शर्मिंदगी का कारण नहीं बनना चाहती थी। मेरे पास पहले की जितनी भी थोड़ी बहुत सेविंग्स थी, उसी से एक छोटा घर किराए पर लेकर बच्चों को डांस सिखाने लगी और घर आज एक डांस अकादमी बन चुका है। मैंने अपनी माँ को भी अपने पास ही रख लिया है। अंत में मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि बेटी को बोझ ना समझे। उसकी शादी करके पीछा छुड़ाने से अच्छा है कि उसे काबिल बनाए ताकि उसे किसी पर निर्भर ना रहना पड़े।